नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे फर्स्ट एड ट्रांसपोर्ट यानी प्राथमिक चिकित्सा परिवहन के बारे में। जी बिल्कुल। लेकिन आज हम इस गहन चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही अलग नजरिए से करते हैं। अच्छा। हाँ, एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि सड़क पर कोई भीषण दुर्घटना होती है। हाँ। अब स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति होती है ना? हाँ। वहां मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ते हैं बिल्कुल दौड़ते हैं। और वो घायल व्यक्ति को आनन फानन में उठाते हैं, किसी तरह अपनी कार की पिछली सीट पर ठूसते हैं और सीधे अस्पताल की तरफ भागते हैं। देखने में तो यही लगता है कि उन्होंने उस व्यक्ति की जान बचाई है। हाँ, आमतौर पे तो लोग यही मानेंगे। लेकिन देखिए, चिकित्सा विज्ञान और बायोमैकेनिक्स का सच कुछ और ही है। उस जल्दबाजी में की गई मदद ने ना शायद उस व्यक्ति के शरीर के अंदर की रक्त वाहिकाओं को फाड़ दिया हो, या फिर उसकी रीढ़ की हड्डी को हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त कर दिया हो। अरे बाप रे, बिल्कुल, ये बहुत आम बात है। तो श्रोताओं, आज के हमारे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य या कह लें मिशन उन सभी नोट्स और स्लाइड्स का क्रमानुसार विश्लेषण करना है जो ये बताते हैं कि घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक कैसे पहुंचाया जाए। घटनास्थल से अस्पताल तक का सफर महज एक भौतिक दूरी तय करना नहीं है। एकदम सही बात कही आपने। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर ना लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, अज्ञानता के कारण। बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा का मतलब केवल खून रोकना या सीपीआर देना है, बस इतना ही। लेकिन एक आघात या ट्रॉमा वाले मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब स्थानांतरित करना, अपने आप में एक बहुत गंभीर चिकित्सा हस्तक्षेप है। एक मेडिकल इंटरवेंशन है। जी, आपातकालीन स्थिति में हमें ये तो सिखाया जाता है कि क्या करना है, लेकिन क्लिनिकल नजरिए से क्या नहीं करना है और सबसे जरूरी बात, क्यों नहीं करना है, ये समझना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर सकता है। बिल्कुल तय कर सकता है। जब हम किसी घायल शरीर को हिलाते हैं ना, तो हम सीधे तौर पर उसके हीमोडायनामिक्स और न्यूरोलॉजिकल ढांचे के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि विद्यार्थियों के लिए हमारी आज की ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है। चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही बुनियादी सी उपमा लेते हैं, एक एनोलॉजी। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि आपको एक बहुत ही नाजुक पहले से चटके हुए कांच के बर्तन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। आप उसे कैसे उठाएंगे? बहुत ही सावधानी से। बिल्कुल, जाहिर है कि आप उसे झटके से तो नहीं उठाएंगे। आप उस पर पड़ने वाले हर तरह के गुरुत्वाकर्षण और दबाव का ध्यान रखेंगे, है ना? जी। एक घायल मानव शरीर बिल्कुल उस चटके हुए कांच के बर्तन की तरह ही होता है। हमारी स्लाइड के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा परिवहन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित आवाजाही, आगे की चोट से बचाव और आराम प्रदान करना है। सही कहा। लेकिन जब हम इन उद्देश्यों को लागू करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एबीसी यानी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन के सिद्धांत को देखना होता है। हाँ, और चूंकि हमारे श्रोता मतलब हमारे विद्यार्थी इस विषय की बुनियादी समझ रखते हैं, तो चलिए इस एबीसी के पीछे के उस गहरे विज्ञान को थोड़ा डिकोड करते हैं। बिल्कुल, गहराई में चलते हैं। हम यहाँ सिर्फ मरीज की सांस चलने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो मरीज को स्थानांतरित करने से पहले स्थिर करना, मतलब स्टेबलाइज करना, सबसे बड़ा और अनिवार्य सिद्धांत है। स्टेबलाइज करना मतलब उसे हिलने डुलने से रोकना। हाँ, उदाहरण के लिए रीढ़ की हड्डी का संरेखण, जिसे हम स्पाइनल अलाइनमेंट कहते हैं। देखिए, रीढ़ की हड्डी कोई लोहे की रॉड तो है नहीं। हाँ, वो तो फ्लेक्सिबल होती है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे वर्टिब्रा का एक लचीला स्तंभ है और इसके बीच से हमारी स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, जो अनिवार्य रूप से एक बेहद नाजुक फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह है। अच्छा। अब मान लीजिए जब किसी को आघात लगता है तो हो सकता है कि कोई हड्डी टूट गई हो, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित हो। ओके, मतलब नसों को नुकसान नहीं पहुंचाए। जी, लेकिन अगर आप बिना सही संरेखण के उस व्यक्ति को ऐसी झटके से उठा लेते हैं, तो वो जो टूटी हुई हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड को काट सकता है। भगवान। और इसका नतीजा क्या होगा? तुरंत और स्थायी लकवा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खौफनाक है। मतलब स्थिर करना सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक सख्त क्लिनिकल आवश्यकता है। एकदम सही। अब जब हम ये सिद्धांत समझ गए हैं कि मरीज को स्थिर करना क्यों जरूरी है, तो अगला सवाल ये उठता है कि हम मरीज को ले जाने का तरीका कैसे तय करें। वास्तविक दुनिया की परिस्थितियां तो कभी आदर्श नहीं होती ना। बिल्कुल नहीं होती। आपको मौके पर ही फैसला लेना होता है। हाँ, तो स्लाइड में दिए गए कारकों के अनुसार
हमें 5 मुख्य बातों पर विचार करना होता है। पहला, घायल व्यक्ति की स्थिति कैसी है, वो होश में है या बेहोश है। दूसरा, चोट की प्रकृति क्या है। तीसरा, हमारे पास बचावकर्ताओं की संख्या कितनी है जी। और चौथा कारक है दूरी और इलाका, मतलब टेरेन कैसा है। और आखिरी है उपकरणों की उपलब्धता। ये सभी कारक आपस में जुड़े हुए हैं और एक रेस्क्यूअर को मौके पर ही तुरंत इनका विश्लेषण करना होता है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा अनिवार्य नियम है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। वो कौन सा नियम है? स्लाइड का वो मैंडेटरी रूल है। परिवहन के दौरान निरंतर निगरानी का होना अनिवार्य है। कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। ये कोई वैकल्पिक चीज नहीं है, ये मैंडेटरी है। मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। निरंतर निगरानी का आखिर क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर हमने मरीज को सुरक्षित रूप से उठा लिया है, स्ट्रेचर पे रख दिया है और हम उसे ले जा रहे हैं, तो क्या इतना काफी नहीं है? यही तो बात है। रास्ते भर बार बार उसकी पल्स चेक करने की क्या जरूरत है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आघात के बाद मानव शरीर एक स्थिर अवस्था में रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। शरीर का जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ना, वो बहुत तेजी से बदलता है। मान लीजिए आपने एक मरीज को उठाया, वो पूरी तरह से होश में था, आपसे बात भी कर रहा था। हाँ, ऐसा तो होता है एक्सीडेंट्स के बाद। लेकिन आपको नहीं पता कि उसके अंदरूनी अंगों में रक्तस्राव हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। अब परिवहन के दौरान हो सकता है अगले 3 मिनट के भीतर ही उसका ब्लड प्रेशर अचानक से गिर जाए। और वो शॉक में चला जाए। बिल्कुल, उसका शरीर हेमोरेजिक शॉक में जा सकता है, उसकी सांस रुक सकती है। अगर आप सिर्फ उसे ले जाने पर ध्यान दे रहे हैं और रास्ते पर उसकी पल्स या श्वसन दर पर नजर नहीं रख रहे हैं ना, तो आप अस्पताल में एक जीवित व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक मृत शरीर को लेकर पहुंचेंगे। जी है, यही कड़वी सच्चाई है। ये तो वाकई विद्यार्थियों के लिए आंखें खोलने वाला तथ्य है। परिवहन एक पैसिव काम नहीं है, बल्कि यह सक्रिय चिकित्सा प्रबंधन है। चलिए अब कुछ व्यवहारिक तकनीकों को डिकोड करते हैं। हाँ, तकनीकों पर आते हैं। मान लीजिए कि आप किसी दुर्घटना स्थल पर बिल्कुल अकेले हैं, कोई मदद नहीं है, तो इन एक बचावकर्ता टेक्निक्स यानी वन रेस्क्यूअर टेक्निक्स के बारे में समझते हैं। जी, इसमें कई तरीके हैं। जैसे पहला है ह्यूमन क्रच या मानव बैसाखी। ये उन मरीजों के लिए है जो होश में हैं और जिन्हें मामूली चोट आई है। इसमें घायल का एक हाथ बचावकर्ता के कंधे पर होता है और बचावकर्ता का हाथ घायल की कमर पर। सही। और दूसरा है क्रेडल और आर्म कैरी, जो हल्के पीड़ितों या बच्चों के लिए होता है, जहां उन्हें पीठ और घुटनों के नीचे से पकड़ा जाता है। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मुझे यहाँ आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। हॉलीवुड की या बॉलीवुड की लगभग हर एक्शन फिल्म में हम देखते हैं कि हीरो एक घायल व्यक्ति को अपने कंधे पर डालता है। हाँ, वो जिसे फायरमैन लिफ्ट कहते हैं। हाँ, फायरमैन लिफ्ट। वो उसे कंधे पर डालता है और धमाकों के बीच से दौड़ते हुए बाहर आ जाता है। इसमें उठने में मदद करना, सिर को हाथ के नीचे रखना, दाहिने कंधे पर वजन डालना और कलाई पकड़ना शामिल है। क्या सिनेमा हमें कोई जानलेवा तकनीक सिखा रहा है? देखिए, फिल्मों में जो दिखाया जाता है ना, वो असल जिंदगी के ट्रॉमा साइंस के लिए एक बुरा सपना है। मतलब ये गलत है? जी, स्लाइड में इसके साथ एक बहुत बड़ी लाल रंग की वार्निंग जुड़ी हुई है। फायरमैन लिफ्ट में बचावकर्ता मरीज का पूरा वजन अपने कंधे पर तो डाल लेता है और ये वजन को संतुलित करने के लिए अच्छी भी है। लेकिन ये केवल और केवल हल्के घायल लोगों के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी ये है कि पीठ या रीढ़ की हड्डी में चोट वाले मरीजों पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, कभी भी नहीं। ऐसा क्यों? उस कंधे पर उठाने वाले बायोमैकेनिक्स में ऐसी क्या खराबी आ जाती है? मैं बताता हूं। जब आप किसी को फायरमैन लिफ्ट में कंधे पर लटकाते हैं ना, तो आप उसकी रीढ़ की हड्डी पर एक्सियल लोडिंग और बहुत ज्यादा लेटरल फ्लेक्शन पैदा कर रहे होते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? आसान शब्दों में, मरीज का शरीर एक उल्टे यू के आकार में मुड़ जाता है। अच्छा, हाँ। और गुरुत्वाकर्षण उस यू के दोनों सिरों को नीचे की तरफ खींचता है। अगर रीढ़ की हड्डी में कोई बारीक सा हेयरलाइन फ्रैक्चर भी है ना, तो ये दबाव उस हड्डी को अपनी जगह से तुरंत खिसका देगा, उचित माना गया है। वाओ, तो फिल्मों से प्राथमिक चिकित्सा सीखना सबसे बुरी बात हो सकती है। खैर, मान लीजिए अब हमारे पास मदद पहुंच गई है, एक से ज्यादा लोग आ गए हैं, तो अब बहु बचावकर्ता तकनीकें काम आएंगी। जी, मल्टी रेस्क्यूअर टेक्निक्स। हाँ, स्लाइड के अनुसार इसमें 2 मुख्य तरीके हैं, 2 हाथ वाली सीट और 4 हाथ वाली सीट। 2 हाथ वाली सीट उन पीड़ितों के लिए है जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। सही कहा। लेकिन 4 हाथ वाली सीट अधिक स्थिर और होश में रहने वाले घायल के लिए है।
मेरा सवाल ये है कि ये 4 हाथ वाली सीट बिल्कुल एक मानव कुर्सी बनाने जैसा लगता है। हाँ, ह्यूमन शेयर। तो ये 2 हाथ वाली सीट से ज्यादा स्थिर यानी स्टेबल क्यों है? ये पूरी तरह से बायोमैकेनिक्स और संरचनात्मक इंजीनियरिंग का खेल है। देखिए, जब 2 लोग 2 हाथ वाली सीट बनाते हैं तो भार का जो वितरण है वो असमान होता है। अनबैलेंस्ड रहता है। जी, और एक पेंडुलम प्रभाव पैदा होने का खतरा रहता है जिससे मरीज गिर सकता है। लेकिन 4 हाथ वाली सीट में जब दोनों बचावकर्ता एक दूसरे की कलाइयों को इंटरलॉक करते हैं तो वो एक बहुत मजबूत और संतुलित वर्गाकार आधार बनाते हैं, एक स्क्वायर बेस। अच्छा, तो वो इंटरलॉकिंग से मजबूती आती है। बिल्कुल, ये फ्रेम तनाव को चारों भुजाओं और कंधों के बीच समान रूप से बांट देता है। इससे मरीज को गिरने से रोका जा सकता है और चूंकि मरीज होश में है वो अपने हाथ बचावकर्ताओं के कंधों पर रख सकता है। जो एक बैकरेस्ट का काम करेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। कमाल है कि कैसे थोड़ी सी ज्यामिति और मानव शरीर मिलकर एक इतना सुरक्षित उपकरण बना सकते हैं। लेकिन जब मानव शक्ति की सीमाएं खत्म हो जाती हैं तो मनुष्यों द्वारा उठाए जाने से लेकर उपकरणों के उपयोग तक का सफर शुरू होता है। हाँ, उपकरण आधारित परिवहन। जी, इसमें 3 मुख्य उपकरण हैं: स्ट्रेचर, व्हीलचेयर और एम्बुलेंस। व्हीलचेयर तो अस्पतालों में स्थिर मरीजों के लिए है, लेकिन स्ट्रेचर गंभीर चोटों और बेहोश मरीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और यहाँ ये बताना जरूरी है कि स्ट्रेचर भी कोई एक तरह के नहीं होते। विशेष रूप से जब रीढ़ की चोट का संदेह हो तो हम साधारण कपड़े वाला स्ट्रेचर इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर क्या इस्तेमाल होता है? वहाँ हमें स्पाइन बोर्ड या स्कूप स्ट्रेचर की जरूरत होती है। स्कूप स्ट्रेचर बीच से 2 हिस्सों में खुल जाता है और मरीज को बिना ज्यादा हिलाए डुलाए उसके नीचे स्लाइड कर दिया जाता है, ताकि रीढ़ बिल्कुल भी मुड़े या झुके नहीं। बिल्कुल सही। और इसके बाद मरीज पहुंचता है एम्बुलेंस में, जिसे हम आम लोग अक्सर सिर्फ एक गाड़ी या तेज सायरन वाली सफेद वैन मानते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भ्रांति है। एम्बुलेंस सिर्फ एक परिवहन वाहन नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे पहियों पर एक छोटा अस्पताल या मोबाइल आईसीयू माना जाता है। ओहो! जब मरीज एम्बुलेंस में प्रवेश करता है तो उसका इलाज वहीं से शुरू हो जाता है। इसके पीछे एडवांस्ड केयर का महत्व है, जैसे ऑक्सीजन और डिफाइब्रिलेटर। जी हाँ, ऑक्सीजन, डिफाइब्रिलेटर और लगातार मॉनिटरिंग, ये सब रिकवरी की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। एम्बुलेंस का काम सिर्फ तेज भागना नहीं है, बल्कि उस महत्वपूर्ण समय में मरीज के अंगों को बचाए रखना है। ये बहुत ही गहरी बात है। चलिए अब माहौल को थोड़ा गंभीर करते हैं और इस चर्चा के सबसे संवेदनशील हिस्से पर आते हैं: विशेष आघात और प्रणालीगत विचार। स्पेशल ट्रॉमा। जी, यहाँ हम उन स्थितियों की बात करेंगे जहाँ एक छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है। रीढ़ की हड्डी के चोट में तो आपने बता ही दिया कि हिलने डुलने से बचने के लिए स्पाइन बोर्ड का उपयोग होता है। हाँ, और गर्दन का अलाइनमेंट भी। लेकिन एक और गंभीर स्थिति है, हड्डी टूटना या फ्रैक्चर। परिवहन से पहले टूटी हुई हड्डी पर स्प्लिंट या खपच्ची लगाने की क्रिया को अनिवार्य बताया गया है। क्या ये सिर्फ दर्द रोकने के लिए है? दर्द तो है ही, लेकिन असली कारण कुछ और ही है। हमारी हड्डियों के ठीक बगल से ना शरीर की प्रमुख रक्त वाहिकाएं और नसें गुजरती हैं। उदाहरण के लिए हमारी जांघ की हड्डी के पास फिमोरल आर्टरी होती है। अब जब हड्डी टूटती है तो उसके सिरे एक बेहद नुकीले उस्तरे या रेजर की तरह काम करते हैं। अरे बाप रे! जी, अगर आप बिना स्प्लिंट लगाए मरीज को उठाते हैं तो हिलने डुलने से वो टूटी हुई हड्डी उस आर्टरी को अंदर ही अंदर काट सकती है। इससे जो आंतरिक रक्त स्राव होगा वो इतनी तेजी से होगा कि मरीज कुछ ही मिनटों में दम तोड़ सकता है। और बाहर से खून की एक बूंद भी नहीं दिखेगी। बिल्कुल नहीं दिखेगी। इसीलिए स्प्लिंट उस हड्डी को अपनी जगह पर लॉक कर देता है ताकि आसपास के ऊतकों को कटने से बचाया जा सके। हे भगवान! एक टूटी हड्डी शरीर के अंदर एक चाकू का काम कर सकती है। अब एक और प्रणालीगत विचार पर बात करते हैं, शॉक या आघात। हाँ, शॉक की स्थिति। जब शॉक लगता है तो पैरों को ऊपर क्यों उठाया जाता है और मरीज को गर्म रखने का क्या महत्व है? देखिए, जब कोई व्यक्ति शॉक में होता है तो उसके हृदय और मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है। हमारे पैरों की शिराओं में काफी रक्त जमा रहता है। जब हम पैरों को ऊपर उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो रक्त वापस हृदय और मस्तिष्क की ओर जाता है। और रही बात गर्म रखने की, तो शरीर का तापमान गिरने से रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जो बहुत खतरनाक है। बहुत ही तार्किक है। और बेहोश मरीज के लिए रिकवरी स्थिति का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि बेहोश मरीज के साथ सबसे बड़ा खतरा उसकी अपनी जीभ होती है। जीभ?
वो कैसे? जब कोई बेहोश होता है तो जीभ गुरुत्वाकर्षण के कारण गले के पीछे गिर सकती है और वायु मार्ग को ब्लॉक कर सकती है। रिकवरी स्थिति में मरीज को करवट के बल लिटाया जाता है, जिससे वायु मार्ग खुला रहता है। ये एक वैज्ञानिक वजह है। तो इन सब का निष्कर्ष क्या है? अगर हम नियम तोड़ें तो क्या होगा? परिणाम भयंकर होंगे। अनुचित तरीके से उठाने से दर्द और चोट बिगड़ सकती है। रीढ़ की सावधानियों की अनदेखी से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है। मतलब व्यक्ति हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता है। जी, और परिवहन में देरी या संचार की कमी से परिसंचरण समझौता हो सकता है। तो क्या हम पूरी चर्चा को एक नियम में समेट सकते हैं? बिल्कुल, इसे द अल्टीमेट गोल्डन रूल कहते हैं। स्थिरीकरण और सुरक्षा के साथ परिवहन। ट्रांसपोर्ट विद स्टेबलाइजेशन एंड सेफ्टी। जी, ये नियम WHO, रेड क्रॉस और AHA द्वारा समर्थित है। विशेषकर आपदा की स्थितियों में ये नियम रुग्णता और मृत्यु दर को काफी कम करता है। बहुत ही अद्भुत चर्चा रही आज की। तो श्रोताओं, एक पल के लिए सोचिए। हाँ, जरूर सोचिए। जब हमारे सामने कोई भयानक दुर्घटना होती है तो हमारी पहली मानवीय प्रवृत्ति पीड़ित को तुरंत गोद में उठाकर भागने की होती है। लेकिन आज के अध्ययन ने हमें सिखाया है कि हमारी वह जल्दबाजी मदद करने के बजाय व्यक्ति को हमेशा के लिए अपाहिज बना सकती है। बिल्कुल। क्या हमारी भावनाएं कभी-कभी विज्ञान और प्राथमिक चिकित्सा के नियमों के खिलाफ काम करती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।